हाय एवरीवन। मैंने ना एक साल पहले एक वीडियो डाला था व्हाट इज़ द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और जिसको बहुत से लोग कंफ्यूज होते थे रेडियोथेरेपी से। तो इसके बारे में मैंने पूरा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या है, क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, किसको ऑप्ट करना चाहिए, क्या स्कोप है, एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक पूरा डिस्कस करके इसके बारे में बताया था। तो मुझे बहुत सारे हमारे मेडिकोज के क्वेश्चंस आए थे कि मैम जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्कोप है, इंडिया में अगर वो करना चाहते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, फेलोशिप वगैरह, एंड बाहर का क्या स्कोप है अगर वो आउट ऑफ इंडिया प्लान करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसे पर्सन को बुलाऊं जिसको इस फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, जो खुद भी इस फील्ड से रिलेटेड क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, करियर चॉइसेस, काउंसलर, हर तरह से वो हेल्प करती हैं मेडिकोज की। एंड बहुत ही अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आधे से ज़्यादा आप लोग शायद जानते भी होंगे, मेडिकोज उनको काफ़ी फॉलो करते हैं इंस्टा पे, उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। तो मैंने उनको बुलाया है, वो खुद अपना USMLE जाकर एक जर्नी उन्होंने अपनी कवर की है, अगेन पेपर रिसर्च वर्क के लिए जा रही हैं। तो मैंने आज हमारे इस चैनल पे डॉक्टर कविता को बुलाया है, लेट्स वेलकम। एंड डॉक्टर कविता से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। सो पहले तो शी इज़ माई सीनियर, सो इट इज़ Right. वेरी स्पेशल वीडियो फॉर अस। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर कविता। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपनी MD कंप्लीट करी 2020 में। एज यू गाइज नो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है एंड पीपल जनरली गेट कंफ्यूज Right. कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी Right. क्या है और क्या फ्यूचर ऑप्शंस है। तो जब मैंने भी PG ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज थी, बट कुछ हमेशा से एक मन था कि बाहर जाके कुछ फ्यूचर में कोई फेलोशिप करनी है, कोई एक्सपीरियंस गेन करना है, बट बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। सो तब मैम मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं बाहर जाने के। सो द फर्स्ट थिंग स्टार्टेड जब हम परेज बुक में ट्रायल्स पढ़ते थे लिटरली। सो देयर वाज वन डे जब हमें लाइक कॉन्टिन्यूसली इतने सारे ट्रायल्स पढ़ने होते थे, तो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे ट्रायल्स थे एंड देन दिस वर्ड स्टक विद मी लाइक MSKCC, MD एंडरसन। फिर मुझे लगा ये कौन से ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे ये सारे ट्रायल्स हो रहे हैं एंड व्हाई नॉट लाइक पीपल लाइक अस गो देयर। तो एक वहाँ से एक इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। फिर लाइक ग्रेसफुली बाय गॉड्स ग्रेस एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे सेकेंड ईयर में सिंगापुर जाने की फॉर ESMO कॉन्फ्रेंस। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी कि मैं इंडिया के बाहर मैंने ट्रैवल किया एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन। एंड वहाँ पे देयर वाज दिस ह्यूज मेडिकल कॉन्फ्रेंस फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो दुनिया ऐसा लगा दुनिया एकदम डिफरेंट है। लाइक हम लोग जो लाइफ जीते हैं इंडिया में एज अ डॉक्टर वो टोटली डिफरेंट है एंड बाहर इट फेल्ट वेरी ड्रीमी एंड वेरी कंफर्टेबल। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि आगे रिसर्च करना चाहिए एंड हम लोग के लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल टोल्ड मी कि हमारे पास UK के तरफ एक एग्ज़ाम होता है जिसको FRCR बोलते हैं। वो एग्ज़ाम का हमारे पास ऑप्शन होता है। सो इट इज़ लाइक अ 3-स्टेप एग्ज़ाम जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 स्टेप आपको UK में जाके क्लियर करना पड़ता है एंड ये सारे कहीं ना कहीं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कीमोथेरेपी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मेडिकल स्टैटिस्टिक्स भी आता है, रेडियो बायोलॉजी होता है एंड फिजिक्स होता है। बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, सो आई स्टार्टेड माई रिसर्च। तो कैसे सीखा मैंने कि बहुत ज़्यादा सीनियर्स का नहीं पता था जिन्होंने FRCR किया हो। तो एक जूनियर ने मुझे एक ट्रिक सिखाई कि सर्च फॉर पीपल बाय टाइपिंग FRCR इन फेसबुक। तो जितने भी लोगों ने FRCR किया है जो इंडियंस है आपको वो पता चल जाएंगे एंड जस्ट रैंडमली उन लोगों को मैसेज करना है एंड जस्ट ट्राई योर लक। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया कि आई वॉज डेस्परेट कि आई नीड सम आइडिया कि मुझे कुछ तो करना है, बट कोई नहीं मिल रहा तो कैसे कॉन्टैक्ट्स निकाले जाए। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे पता चला कि FRCR के लिए टाटा इंस्टीट्यूट TMH एक कोलैबोरेशन है FRCR के साथ, जिसके लिए वो एक एग्जाम एक रिसर्च कोर्स कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें इट्स लाइक अ कोचिंग। तो आपका 7 डेज का कोचिंग कोर्स होता है, तो आप वो करके आप स्टेप 1 और 2 के लिए प्रिपेयर। तो ये ऑनलाइन होता है
ये ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन तो तो जाके you have to- जाके okay. कोलकाता जा करके Okay. लाइक दे हैव टू डू। सो फाइनल ईयर में मेरा ऑलमोस्ट प्लान बन गया था कि मुझे वहाँ पे जाना है, अच्छा, बट हाँ। फाइनल ईयर में हमारा अरॉय कॉन्फ्रेंस होता है जो कि बहुत हाँ, बड़ा कॉन्फ्रेंस है हाँ। ऑल ओवर इंडिया रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का। हाँ, सो आई यूटिलाइज्ड ऑल माय हॉलीडेज एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि अभी शायद मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर पीजी के एग्जाम है वो जस्ट कुछ महीनों बाद थे। सो वो चीज़ वहीं पे स्टॉप हो गई। फिर पीजी के बाद व्हेन आई स्टार्टेड टू नो, तो मुझे ये पता चला एफआरसीआर के लिए आप जो स्टेप्स करते हो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years। वहाँ पे Okay. सेटल होने के लिए, यहाँ वहाँ पे एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कोई सिटी पर्टिकुलर पता चले कि आप Okay. कहाँ जाओगे। राइट, सो आई डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ गाइडेंस जिन्होंने एफआरसीआर स्टेप 2 क्लियर कर रखा हो। सो आई वांटेड समबडी जो मुझे ये बता सके कि मैं कितना जल्दी वहाँ जा सकती हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट माय जर्नी एज सून एज पॉसिबल। राइट, So FRCR, if you guys want to search more about it, so there is a website called rcr.com, Royal College of Physicians and Radiologists. So उस पे सारे एग्जाम की इंफॉर्मेशन होती है, करिकुलम सारे एग्जाम का होता है, एंड क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, एंड फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं FRCR के लिए, वो सब दे रखा होता है। So that is Okay. like one of the options. ओके, But interestingly, I decided a different pathway. But this is how my journey of going abroad as Started. oncologist started. Great. Yeah. ग्रेट। तो एक ये पॉइंट है कि ये पहली बात है जो आपको पता चली। एंड मैं डॉक्टर कविता पूछना चाहती हूँ कि जो लोग एग्ज़ाम नहीं देना चाहते उनके लिए क्या ऑप्शन है आउट ऑफ इंडिया? सेम, बिकॉज हम लोग इतने एग्जाम दे चुके होते हैं तो हम Right. फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो आई हैड द सिमिलर थिंकिंग कि मुझे नहीं एग्जाम्स देने, कि बहुत एक सिंपल सा तरीका बताओ कि मैं बस अब्रॉड किसी फेलोशिप के लिए चली जाऊँ। एक सिंपल सीधा सा तरीका कि थोड़ा सा अब्रॉड का एक्सपीरियंस भी हो जाए, हाँ. और वहाँ की मशीन्स यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, एंड बहुत टेक्नोलॉजी वाइज लाइक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाँ. हमसे बेटर हाँ. है इन टर्म्स ऑफ ऑन्कोलॉजी। हाँ. सो यहाँ पे इंडिया में भी उतने सेंटर्स नहीं है जिसमें हमें एक्सपीरियंस मिल सके ऑन लाइक हाई एंड मशीन्स। हाँ. सो एक थोड़ा ये पर्पस था मेरा कि हाँ. ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस मिले। हाँ. सो देयर वाज वन सीनियर ऑफ मी जो जिनको कनाडा में फेलोशिप मिला था। सो वन एग्जाम फ्री पाथवे फॉर समबडी जो फेलोशिप करने के लिए इंटरेस्टेड है is for Canada fellowship. So it has different colleges like Margaret and Toronto colleges जो उसके अंदर आते हैं, and there is a term for it. I just forgot the name. I'll just update in the comment. But for Canada fellowships आपको just what they need eligibility is just आपने PG खत्म कर रखा है, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स हैं आपके HOD या आपके गाइड से। तो 3 रिकमेंडेशन लेटर्स वो मांगते हैं, सम फॉर्म ऑफ रिसर्च जो 3 recommendation letter from different person, different institutions. Okay. right. It's not necessarily from different institution, like some can be from guide, co-guide, Okay. or co-guide from different department of the same hospital. So डिफरेंट डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन भी भी चलेगा? चलता है। Okay. हाँ जी। ठीक है। So it's just that they want to know how you are as a clinician, as a physician, and Okay. as a student. Okay. So वो एक थोड़ा सा versatile experience हो जाता है उन लोग के पास, Right. and then they ask for a CV and just a simple research background. So for me, when I like got to know about this, I immediately felt So you need some publications also for that? right. Is there any number, like how many publications we need minimum? Three publications is one like thing that they require, and In good journal, I think. in good journal, definitely in index journal for Index sure. journal. And like at this point I will just take this moment to say कि हाँ. PG में हम लोग उतना orient नहीं होते research के लिए, Right. but especially with the thesis it is very easy to publish, but at the same time we get lazy और उतना guidance भी नहीं होता। गाइडेंस नहीं होता और हम लोग थोड़ा सा कोशिश में रहते हैं कि भाई डिग्री लेके निकले। हमारा Right. मैक्सिमम लोगों का यही कंसर्न होता है, अब तो सिलेक्शन हो गया, पीजी स्टूडेंट हो गया, अब तो लाइफ फन करना है, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत ही कम लोग लेते हैं कि भाई अपनी पीजी के साथ अपना रिसर्च वर्क करें, पब्लिकेशंस निकालें। बट अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर जिसको एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं जाना है तो भाई
मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपको अच्छे जर्नल में अपने आर्टिकल्स पब्लिश कराने हैं, राइट? आई मीन रिसर्च इज वन थिंग जो आप स्किप नहीं कर सकते। थीसिस पब्लिश करना बहुत इजी होता है, वो हमारी फर्स्ट रिसर्च होती है। बिल्कुल। सो बाहर आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि आपने क्या क्या रिसर्च ओके, किया है। तो एक इन बिटवीन डॉक्टर कविता से डिस्कशन के बाद मैं एक ये भी मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ हमारे पीजी स्टूडेंट्स को कि भाई कुछ भी हो, अपनी थीसिस बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छा टॉपिक लेना है, लेटेस्ट रिसर्च करिए और उसको आप ऐसा मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपके इंटरव्यू में, आपके पब्लिकेशन में वो काम में आती है। तो ये बहुत मैटर करता है, कहीं ना कहीं वो आपका ऑलरेडी एक रिसर्च हो जाता है अगर आपका थीसिस का टॉपिक अच्छा है तो। बिकॉज like just talking about thesis is it helped me a lot in getting my research position, राइट। क्योंकि जिन मेंटोर को, जिन फैकल्टी को मैंने इंटरव्यू दिया था, it was the similar topic जिन पे वो रिसर्च कर रहे थे, Okay. so we could connect on that. So ये बहुत important है you guys get big data and fellowship, वो follow up time, right. So he got to know कि मेरा भी similar topic है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इसको रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पता है। तो जैसे डॉक्टर कविता ने बोला कि थीसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, यही आपका एक आर्टिकल हो सकता है। तो 3 मतलब रिकमेंडेशंस लेटर, पब्लिकेशंस, ये क्राइटेरियाज हैं जो आप विदाउट एग्ज़ाम बाहर जाने के लिए आपको मैंडेटरी हैं। इसके अलावा और कौन सी कंट्री हैं जहाँ जा सकते हैं? So another country is UAE Okay. and Italy एक बहुत अच्छा place है for radiation oncologists. Okay. Like many of my mentors did their fellowship. वहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो लोग जाते हैं इन कंट्रीज में, तो ये कितने टाइम पीरियड का फेलोशिप है? That is very important question. फाइनेंशियली भी देखना होगा। Right. Okay. So first of all, I want to tell कि अगर आप कोई भी फेलोशिप के लिए जाते हो एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो वो आपको पे करते हैं। So even when it Okay. comes to Canada, so usually fellowships 1 to 2 years की होती है abroad में। तो आप अगर ऑलरेडी सेट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो एंड आप किसी रिसर्च या किसी फेलोशिप के लिए जा रहे हो, सो दे विल पे यू पर ईयरली काफ़ी अच्छा सैलरी होता है जिसमें आप लाइक सस्टेन कर सकते हो। इतना नहीं है कि आप सेव करके बहुत ज्यादा लाइक बैकअप कर सकते हो, बट यू कैन इजीली सर्वाइव देयर। और तो ये सभी मतलब सभी कंट्रीज में जहाँ पे भी जाना है सभी जगह मिलता है? मोस्टली सभी जगह मिलता है। तो ठीक है कि ये भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप फेलोशिप के लिए जा रहे हो तो यू विल गेट सैलरी देयर एंड यू कैन सर्वाइव इजीली देयर। एंड तो आपने हमें कनाडा बताया, दुबई का भी आई थिंक आपने बस ऑप्शन बताया था। कुछ कंट्रीज है जहाँ आप जा सकते हो। तो दुबई, UAE के साथ देयर इज वन क्राइटेरिया कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हमारी यहाँ 3 साल की होती है, बट बहुत सारी कंट्रीज में 4 से 5 साल की भी होती है। So like in US it is for 5 years. Even in UK अगर हम क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी का देखें तो वो भी उनका टाइम पीरियड 5 years। तो जिसको 3 साल का होता है फिर वो कैसे मैनेज करते हैं? So that is why usually they want people जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो पोस्ट रेजिडेंस। ओके, और जिसके पास नहीं है देन, जैसे मैं पीजी करके फॉरेन जाना चाहती हूँ, देन फॉर कनाडा इट इज एलिजिबल। Okay. फॉर यूके अगर आप FRCR एग्जाम दोगे, अगेन यू कैन गिव दैट, बट इवन इन द एग्जाम प्रोसेस लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें आपको 2 to 3 years बहुत आराम से लग जाते हैं। सो जब FRCR की बात आती है तो आई यूजुअली लाइक टेल स्टूडेंट्स कि आप FRCR के लिए ओरिएंटेशन बहुत पहले से चाहिए। बहुत कम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया में FRCR के लिए ओरिएंटेड होते हैं, एंड यूजुअली लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 करके छोड़ देते हैं, एंड दे लाइक स्टे इन इंडिया। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए बुक्स आर डिफरेंट और द सेम बुक्स? डेफिनेटली वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। लाइक स्टील इज अ वेरी गुड बुक फॉर फिजिक्स एंड सब लोग नोट कर लेना जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी डॉक्टर कविता बता रही है। I have made a whole video कि FRCR के लिए कौन सी बुक्स होती हैं, एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए एक डिफरेंट बुक होती है। देन देयर इज अ वेबसाइट BCCA। तो क्या इसका कोचिंग वगैरह भी होता है या सेल्फ स्टडी? कोचिंग लाइक TMC कोलकाता में एक कोचिंग जो मैं अभी बता रही थी। हमारे दिल्ली की अगर हम बात करें देन आई डोंट थिंक सो अभी हमारे पास ये भी एक चैलेंज हो गया है। बट स्टिल देयर आर पीपल जिन्होंने बिना कोचिंग के भी क्लियर किए।
एग्जाम। ठीक है, तो कोचिंग का ऑप्शन आप एक बार बता दो, कहाँ क्या है नाम, एंड बाकी तो सेल्फ स्टडी सबसे मेन होता है। बुक्स डॉक्टर कविता बता ही रहे हैं, और जो भी इंटरेस्टेड हों आफ्टर पीजी आप अभी से लगना होगा। एंड रिसर्च पे बहुत ध्यान देना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाना है या नहीं क्वालिफाई करके जाना है। तो आई थिंक डॉक्टर कविता आपने काफ़ी कुछ इस बारे में बताया कि हम आउट ऑफ इंडिया कहाँ जा सकते हैं। कुछ ऐसा है जो रह गया हो जो आपको बताना हो? US, so Okay. best for the last. Okay. So how did I decide for US is हाँ. I wanted to like get experience in some of the largest centers all over हाँ. the world हाँ. oncology के, और जहाँ मुझे जाने का जो टाइम है वो कम लगे, कि मैं जस्ट एक एग्जाम देके जस्ट आई कैन स्टार्ट देयर माय एक्सपीरियंस. So that is when I got introduced to USMLE journey for radiation oncologists. Okay. So I started my journey after finishing my PG. So मैंने PG complete करने के बाद I cleared step 1. So then I wanted to gain experience for research. तो मैंने सर्च किया कि रिसर्च फेलोशिप्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूएस में अगर आपको एज अ क्लिनिशियन प्रैक्टिस करना है तो आपको ECFMG सर्टिफिकेशन चाहिए, जिसके लिए आपको USMLE स्टेप 1, स्टेप 2 OET एग्जाम देना होता है. उसके बाद आपको MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यूएस से करना है, तभी आप एज अ फुल फ्लेज्ड ऑन्कोलॉजिस्ट वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो. दिस इज वन नॉलेज. मतलब आफ्टर क्लियरिंग ऑल दीज स्टेप्स यू हैव टू डू अगेन योर रेजिडेंसी. We have to repeat the residency. But there is a little catch there. Okay. This is for those people जो लोग वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं. Okay. But उन लोग का क्या, जो 1, 2 या 3, 4 साल के लिए एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, so उन लोगों को भी एग्जाम तो क्लियर करने हैं. जैसे कि आपने बताया कि USMLE 1, 2, 3 स्टेप्स क्लियर करने हैं, तो ये 1 स्टेप आपने क्लियर किया तब आप जाते हैं या नहीं जाते हैं? तीनों एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप जाओगे? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपको एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट क्लिनिक में पेशेंट्स देखने हैं, तो उसके लिए आपको बोर्ड सर्टिफिकेशन चाहिए. ओके. जो एग्जाम्स क्लियर करने के बाद रेजिडेंसी के बाद आता है. बट अगर आपने तीनों एग्जाम क्लियर कर लिए है, तो आप या तो एज अ रिसर्चर जा सकते हैं वहाँ, या फिर आप फेलोशिप कर सकते हैं. जो फेलोशिप्स में मुझे इंटरेस्ट था, वो ECFMG सर्टिफिकेशन के बाद लाइक एलिजिबल होता है. ओके. सो पहले मुझे लगता था कि पहले आपने एक एग्जाम क्लियर किया एंड आप वहाँ कुछ टाइम के लिए गए, फिर आपने दूसरा किया, फिर आप कुछ टाइम के लिए गए. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है, वो पर्सनल चॉइस था मेरा कि क्योंकि डॉक्टर कविता ने ऐसे किया. मैंने तो यही सोचा कि स्टेप 1 के बाद मुझे थोड़ा सा आई वांटेड टू टेस्ट कि वहाँ पे लाइफ कैसा है. राइट. तो एक कि आप इतना डेफिनेटली फाइनेंशियली काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है. तो उस टाइम आपको कुछ मिला नहीं होगा, मतलब आई मीन यू गेट समथिंग? नो, बिकॉज इनिशियली जब भी आप जाते हो यूएस में एज अ ऑब्जर्वर जाते हो, तो आप टूरिस्ट वीजा पे जाते हो, तो आप वहाँ पे ऑब्जर्वरशिप कर सकते हो. बट फॉर अर्निंग आपको वहाँ पे एक वर्किंग वीजा चाहिए. सो जो अब मैं रिसर्च पोजीशन के लिए जाऊंगी, तो सिंस द वीजा इज इन द प्रोसेस, सो नाउ देन लाइक आई विल बी गेटिंग ऑल द स्टाइपेंड ऑफिशियली. बट अदरवाइज इट इज नॉट सच दैट कि हम एक बार गए और वी स्टार्ट. ओके. तो जैसे कि बताया कि दोबारा से MD करना रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, ये उनके लिए मैंडेटरी है जो वहाँ सेटल होना चाहते हैं. बट जो सेटल नहीं होना चाहते वो अपना एग्जाम क्लियर करें, फिर कितने साल के लिए वहाँ पे फेलोशिप करेंगे? सो 2 years की फेलोशिप होती है, और कुछ लोग उसको 3 to 4 years भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके. तो आप 3-4 ईयर का फेलोशिप करके वहाँ का एक्सपीरियंस लेके उसका एक एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम में ऐड करके आप वापस भी आ सकते हैं. तो आई थिंक काफ़ी कुछ हमें ये एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि हम आउट ऑफ इंडिया आफ्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या कर सकते हैं. अगर किसी को इंडिया में ही आफ्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या DNB रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बाद कुछ डिग्री या फेलोशिप ऐड करनी हो, तो वो क्या क्या ऑप्शंस हैं? लाइक आफ्टर माई PG, सिंस जैसे मैं अरॉयकॉन के बारे में बात कर रही थी, तो उसमें जितने भी PG कैंडिडेट्स हैं उनको देयर इज अ फेलोशिप कॉल्ड नील जोसेफ फेलोशिप. उसके लिए डेफिनेटली इंटरव्यू देना चाहिए, जो अरॉयकॉन कॉन्फ्रेंस के अंदर ही होता है और सिर्फ PG कैंडिडेट्स के लिए ही होता है. तो आप अपनी PG के बाद 1 महीने का फेलोशिप ऑल ओवर इंडिया किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं.
गवर्नमेंट और प्राइवेट? any hospital of your choice. इट्स योर चॉइस. It's our choice. So since they respect the whole organization Aroy, Okay. so आपको just एक letter उनको भेजना होता है कि I have been selected for this fellowship, so they accept that request. So इससे हमें ये पता चल जाता है कि हर किसी सेंटर में जैसे 3D मशीन का सेटअप उतना Right. अच्छा नहीं होता, Right. so एक एक्सपोजर मिल जाता है जस्ट आफ्टर PG आगे आइडिया लगाने के लिए कि डू आई लाइक दिस सेंटर या डू आई इवन लाइक दिस. सो इनिशियली Got मेरा it. प्लान था कि मैं अपनी पीजी खत्म करने के बाद TMH यानी कि टाटा हॉस्पिटल में मुंबई में, जहाँ मैं कभी गई भी नहीं थी, तो इट वाज लाइक माय ड्रीम सेंटर कि वहाँ हाँ. जाके एक बार मैं फेलोशिप के लिए एक्सपीरियंस गेन करूँ. बट डेस्टिनी डिसाइडेड समथिंग एल्स क्योंकि कोविड आ गया उस टाइम पे, सो दे स्टॉप्ड ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल फेलोशिप्स. So that is when my plan changed. But apart from Neil Joseph Fellowship, जो सिर्फ 1 month की है, there are also different fellowships like in brachytherapy, advanced radiation oncology and SBRT, जो TMH hospital conduct कराता है, and these fellowships are also 1 to 2 years. So इसकी 1 to 2 vacancy- years. Right. And for that you have to give interview or written exam? in Only interviews. interview. Yeah. Okay. Apart from TMH, big private hospitals also conduct fellowships, but they are तो जो ये फेलोशिप का कुछ टाइम पीरियड है कि कब वो वैकेंसीज निकलती हैं, क्या रहता है, या कभी भी अप्लाई since करना है? हमारे कैंडिडेट्स का एग्जाम लाइक मई जून टाइम हाँ. में होता है, तो ये हाँ. फेलोशिप यूजुअली अगस्त के अराउंड करती है. सो Okay. लाइक एग्जाम के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेजर सेंटर में फेलोशिप्स का पोजीशन देखा जाए, क्योंकि Okay. हर साल वो लोग नई रिलीज करते हैं, बट कई बार ऑल्टरनेट ईयर्स फेलोशिप होता है. बट काफ़ी बिग प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो एंड इंडो अमेरिकन सेंटर, अमेरिकन तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन अगर ऑन्कोलॉजी. कोई बच्चा चाहता है कि क्या क्या में फेलोशिप इंडिया में अवेलेबल है, तो वो कैसे क्या सर्च कर सकते हैं? इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल और व्हाट? सो आई मेड अ वेरी डेडिकेटेड वीडियो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पीजी के बाद कैसे फेलोशिप कर हाँ. सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर हॉस्पिटल की वेबसाइट पे एक फेलोशिप की डिटेल होती है. तो आप TMH की वेबसाइट पे भी अगर आप डालेंगे कि फेलोशिप इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तो सारी फेलोशिप्स आ जाती हैं कि कब कौन सी fellowship. ग्रेट. यानी कि जिस हॉस्पिटल में आपका इंटरेस्ट है फेलोशिप करने का, उसकी साइट पे जाके आप रेडिएशन फेलोशिप इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सर्च करिए और उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. क्या PGI चंडीगढ़ में कुछ फेलोशिप ऑप्शंस हैं क्या? यस डेफिनेटली है. कोविड के बाद थोड़ा सा वो भी डिसकंटिन्यू हो गया था, बट आई एम नॉट अवेयर कि राइट नाउ दे आर कंडक्टिंग और नॉट. Okay. बट इन ब्रेकीथेरेपी एंड इन SBRT दे डेफिनेटली कंडक्ट फेलोशिप्स. ग्रेट. तो आई थिंक मुझे लगता है कि जितनी भी ब्रैकोथेरेपी फेलोशिप होती है वो हर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिग्री विदाउट डूइंग वर्क इन ब्रैकोथेरेपी इज़ इनकम्प्लीट. तो ट्राई टू गेट दैट फेलोशिप. It's Right. very मतलब mandatory part for me also, and many cancers are completely brachytherapy dependent like carcinoma cervix and endometrium. You can't get completely cured without doing this. So I think एक बार मैं चाहती हूँ कि आप ना बट टिप पॉइंट वाइज एक बार समराइज कर दो कि these are the fellowships in India you can apply. Okay. Like first is AROI and राइट. सो लाइक इन PG आप अरॉय फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो इन इंडिया, एंड देन इन डिफरेंट सेंटर्स इन इंडिया लाइक अपोलो हॉस्पिटल एंड इंडो अमेरिकन सेंटर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, PGI चंडीगढ़, even AIMS Rishikesh is also under the process of releasing some fellowships. Details will be released soon, but abhi as of now it's status quo, and definitely TMH. So these are all for Great. Indian fellowships. ग्रेट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर कविता. अगर इसके अलावा आप कुछ और ऐड करना चाहोगे क्या? I just want to add one thing is radiation oncology itself is a branch जो बहुत सीधा नहीं है कि आपने just PG Right. करी और आपको बहुत easily चीज़ें मिल जाएंगी. थोड़ा सा आपको उसमें अपना क्रिएटिविटी लगाना पड़ेगा to get good job opportunities and good offers before even doing SRship, or do you even want to do SRship or not. So इसके लिए काफ़ी रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में लाइक यू कैनॉट हैव योर ओन सेटअप, सो चीज़ें काफ़ी उस वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं. बट डेफिनेटली इट्स द मोस्ट अमेजिंग ब्रांच दैट आई कुड हैव एवर डन. सो अगर आप एज अ ब्रांच रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को पसंद करते हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई
कि आप उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ले सकें Right. एंड देन फर्दर ट्राई फॉर तो द जॉब। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इज काइंड ऑफ द ब्रांच, जितना ज़्यादा आप इसमें घुसोगे मन से उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे। बहुत सारी डिग्री हैं, बहुत सारे स्किल्ड फील्ड है, इसमें काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो ज़रूर करना है। क्योंकि बहुत सारे सेटअप ऐसे हैं जहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए जब हम जाते हैं ना एज ए DNB और एज ए MD, वहाँ सिर्फ कोवर्ट मशीन के अलावा कुछ नहीं होता। तो जब भी आपकी काउंसलिंग हो, ट्राई करो कि आप जिस सेंटर में जा रहे हो उसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, और अगर नहीं है तो फेलोशिप के थ्रू या छोटे छोटे कोर्सेज़ के थ्रू या फिर ऑब्जर्वरशिप के थ्रू उनको अपनी डिग्री में और अपनी स्किल में ऐड करो। सो डॉक्टर कविता, आई थिंक काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने अपने PG मेडिकोस के लिए दी है। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो डॉक्टर कविता का अपना एक सेपरेट चैनल है और इंस्टाग्राम पे उनका बहुत अच्छा पेज है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली उनको काउंसिल कर सकते हैं। वो करियर काउंसलिंग ऑलरेडी करती हैं लोगों की काफ़ी। तो आप, और इसके अलावा अगर कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनसे डिस्कस कर लूँगी या फिर हम आपस में बात करके आपको कन्वे कर देंगे। एंड आई थिंक तुम्हें कुछ और ऐड करना था, कुछ गुड न्यूज़ ऐड करने वाली थे शायद, जैसे डॉक्टर कविता मेरे पास, इन्होंने कहा मैम देयर इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो आई थिंक डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। So since most of the people जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आजकल पिक करते हैं, आई डोंट नो सैडली और इंटरेस्टिंगली उनका एम होता है टू पिक मेडिकल ऑन्कोलॉजी थ्रू रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। सो जस्ट 4 days बैक एक NMC की न्यू गाइडलाइन आई है, जो पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए फीडर ब्रांचेस थी जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का नाम हुआ करता था, एंड आफ्टर ऑल द केसेस एंड एवरीथिंग वो फॉर नाउ दे हैव रिमूव्ड। सो एट प्रेजेंट, आज की डेट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आर नॉट एलिजिबल टू गिव मेडिकल ऑन्कोलॉजी DM एग्जाम। सो दिस इज द लेटेस्ट। ये तो बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, बट इंटरेस्टिंगली देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस फॉर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। So don't feel bad, and you guys can reach me out at Dr. K MD. That is my channel name on YouTube as well as Instagram, and I provide career counseling for MBBS students and for people who are preparing for step 1 on USMLE, for MD people who are just getting into radiation oncology or who want कि as a individual वो क्या कर सकते हैं radiation oncology में, या कोई एज अ MD अगर USMLE के लिए प्रिपेयर करता है तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता। सो इन सब के लिए आई प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच, मतलब मुझे भी सच में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है डॉक्टर कविता आज। थैंक यू। एंड जैसे कि डॉक्टर कविता ने बताया कि नया इन्फॉर्मेशन मिला है, तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा ही है। जो बच्चे नहीं करना चाहते रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या फिर उनका पर्पस है मेडिकल ऑन्कोलॉजी का, तो कम से कम जो करना चाहते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शंस रहेगा। सो गाइज, नाउ वी एंड आवर वीडियो हेयर। कोई भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।